नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से 3 वादे करते आई है। राम मंदिर, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2 वादे तो पूरे हो गए, आखिरी बचा है। और शीतकालीन सत्र कामकाज के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आखिरी सत्र है जब वो कोई बड़ा कदम अपने वादों को पूरा करने के लिए उठा सकती है। बड़ा सवाल यह है और चर्चा भी हो रही है, क्या वक्त आ गया है कि देश में संसद के द्वारा पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड हो? और अगर संसद नहीं कर रही तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट सरकार ने जो वादा किया था और जो तमाम पीआईएल्स चल रहे हैं उसके ऊपर सरकार का क्या राय होनी चाहिए? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग, वो योद्धा जो यूसीसी को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, कुछ तो पीआईएल्स ऐसे हैं जो यूसीसी के लिए टुकड़ों में सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने के लिए और कुछ सीधे सीधे यूसीसी लागू हो उस तरह के पीआईएल्स जो लगातार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में डाले जा रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वक्त आ गया है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या होगा, आप तो कोर्ट भी गए, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ? एक तरीके से कोर्ट ने एनओसी दे दिया है सरकार को। हम 3-4 तरीके के पीआईएल करते हैं। एक पीआईएल करते हैं सरकार को जगाने के लिए, दूसरी पीआईएल करते हैं समाज को जगाने के लिए, एक पीआईएल करते हैं कोर्ट को जगाने के लिए, और एक पीआईएल करते हैं क्लैरिटी लाने के लिए कि ये मामला कोर्ट सुनेगा या सरकार को कहेगा। तो बहुत सारी मेरी ऐसी पीआईएल होती है जिसपे कोर्ट कहता मेरा काम नहीं है, सरकार काम है। तो हम एक तरीके से सरकार को एनओसी दिला देते हैं कोर्ट से कि भैया अब इसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करेगा, अब आप इस पे काम करो। हमने कोर्ट को यह कहा है 75 साल बीत गए। 23 नवंबर 1948 को लंबी चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कहा कि भारत में पर्सनल लॉ नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यह बात पर्सनल लॉ की क्यों आई? क्योंकि अंग्रेजों ने 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना दिया था, 1937 में पारसी मैरिज एक्ट, 36 में पारसी मैरिज एक्ट बना दिया था, 1937 में शरीयत एक्ट बना दिया था। इसलिए लंबी चर्चा के बाद संविधान निर्माता थे, उसमें के मुंशी साहब थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर अंबेडकर, सबने कहा कि नहीं, भारत में 1 नेशन 1 सिविल लॉ होगा, देश को सबको इक्वल राइट होगा। हमने कोर्ट को यही कहा। 125 बार संविधान बदल गया, 4 बार 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया, और जो संविधान की आत्मा है वो लागू नहीं हो रही है। मनीष जी, वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, अनफॉर्चुनेटली उसी कम्युनिटी से उसका विरोध हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। अब किसी की शादी की उम्र 9 साल नहीं होगी। हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। आप जरा सोचिए, 9 साल का मतलब 4वीं 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची, उसको कुछ नहीं पता, उसका निकाह हो जाता है, चली जाती है, 18-19 साल आते आते उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र एक समान कर दो, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दो, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन कर दो, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन कर दो। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, अगर बाजपन के आधार पे तलाक हो सकता है तो सबके लिए होना चाहिए। अगर नपुंसकता के आधार पे तलाक हो सकता है तो सबके लिए होना चाहिए। कोड होने पे तलाक हो सकता है तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग, मुस्लिम का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अलग और पारसी का अलग। हम ये कह रहे हैं कि भैया तलाक लेने का तरीका एक करिए, अलग अलग नहीं। भाई आपने ये सुना ना कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन 4 ऐसे ही तलाक चल रहे हैं, तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। और ये 4 के चारों भी एक तरफा है, मनमानी है। इसमें लड़की से कोई सहमति नहीं ली जाती है, जब मन करते हैं उठा के तलाक दे देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कलबुर्गी की डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गायनोलॉजिस्ट, उसके हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, उठा के तलाके बाइन दे दिया, जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया, जाओ हमने तुम्हें आज़ाद किया। तो जहां पहले कहते थे हमने तलाक दिया, हमने तलाक दिया, हमने तलाक दिया, शब्द बदल दिया, हमने तुम्हें आज़ाद किया, हमने तुम्हें आज़ाद किया, हमने तुम्हें आज़ाद किया, और खेल खत्म। खेल खत्म। ऐसे ही
वो लड़की बेनजीर हिना यही दिल्ली में रहती है, नोएडा में एक बड़े चैनल में काम करती है, उसका हस्बैंड एडवोकेट। अप्रैल में एक चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। मई में एक चिट्ठी भेजा, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। उसको लगा होगा कि भाई ये तो चिट्ठी भेजने में रजिस्ट्री में खर्च हो रहा है 25-30 रुपए। अगली बार उसने ईमेल कर दिया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं, हो गया तलाके हसन। बाद में 15,000 रुपए पेटीएम कर दिया, बोले तुम्हारा ये खर्चा। 2,000 रुपए खर्च कर दिया, बोले बच्चे का दूध पीने खर्चा। 17,000 रुपए में तलाके हसन। आप जरा सोचिए ना, भारत में, उस भारत में जहां हम कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिप गरेसी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसे टच नहीं करना चाहता, हाई कोर्ट टच नहीं करना चाहता, कोई जज बोलना नहीं चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता, और ये दुहाई देते हैं कि देश जो है सेक्युलरिज्म के आधार पर चलेगा, मतलब कानून जो है सबके लिए बराबर है। इसमें तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ अन्याय नजर आ रहा है, एकदम अन्याय। मैं कह रहा हूं कि ये पर्सनल लॉ अंग्रेजों ने जो बनाए थे केवल और केवल समाज को बर्बाद करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए। और दुर्भाग्यवश देखिए, इस देश में रहने वाले लोगों को अंग्रेजी कानून से इतना प्यार है को करे नहीं 1937 वाला शरीयत एक्ट चाहिए। और ये जो कुरीतियां हैं, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस, हलाला, ये सब विदेशी कुरीतियां, अरबी कुरीतियां हैं। ये भारत में ये कुरीतियां कभी थी नहीं। जो कुरीतियां भारत में बीच में आई अरबों मुगलों के टाइम में, वो कुरीतियां खत्म हो चुकी हैं। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो प्री इस्लामिक है। मैं बस सब वही तो बात है। और आर्टिकल 13 कहता है साफ साफ संविधान का कि अब देश स्वतंत्र हो चुका है, संविधान लागू हो गया, आज के दिन जितनी कुरीतियां सब खत्म। दुर्भाग्यवश उन कुरीतियों पे कभी संसद में चर्चा भी नहीं हुई। इसलिए आज जब कोर्ट में मैटर आया तो कोर्ट ने बोला कि देखिए भाई, लॉ कमीशन ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट, लॉ कमीशन इसका ड्राफ्ट बना रहा है। अब आप कोर्ट में अपनी दलील देने की बजाय अपनी इस याचिका पिटीशन की कॉपी आप लॉ कमीशन को दे के आओ, उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन दे दो। अगर आपने कोई ड्राफ्ट बनाया है तो वो भी लॉ कमीशन के दे दो। मैंने कहा मैंने लॉ कमीशन को तो पहले दिया हुआ है, लेकिन बोले फिर अब कोर्ट में सुनवाई का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लॉ कमीशन काम कर रहा है। अब जब तक लॉ कमीशन की फाइंडिंग नहीं आ जाती तब तक यहाँ कोर्ट में सुनवाई नहीं करना चाहिए। तो हमने अपनी पिटीशन विड्रॉ कर लिया है। अब हम लॉ कमीशन को पूरा एक ड्राफ्ट भी बना के देंगे, पिटीशन की कॉपी भी देंगे। बाकी अमेरिका में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, उसका भी एक हमने खाका बनाया हुआ है। ये मुझे बताइए, इतनी माने ये अच्छा काम है, ये सारे लोग जानते हैं, देश की जरूरत है, समय भी आ गया है, समय इनफैक्ट बहुत विलंब हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, इसमें झिझक क्या है? पता नहीं, इसमें झिझक कट्टरपंथियों को लगता है उनको कट्टरपंथी नाराज हो जाएंगे, चरमपंथी नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूं कि आप कुछ भी कर लो, जो चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, अलगाववादी हैं, उनको आप कभी खुश नहीं कर सकते। आप आसमान के तारे तोड़ के लाके उनको दे दो। और ये बात आज मैंने कोर्ट में बोला, क्योंकि मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड आज आया हुआ था, उसके वकील भी खड़े हुए थे। तो मैंने कोर्ट को बताया, हमने कहा इस पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक एनजीओ है, पहली बात इसको परमिट मत करिए कोर्ट में खड़े होने के लिए। बोले क्यों? हमने कहा कि ये हमारी पीआईएल हलाला के खिलाफ वाली पीआईएल, उसका भी विरोध कर रहा है, यानी ये हलाला का समर्थन करता है पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुताह का समर्थन करता है, ये मिस्यार का समर्थन करता है, ये चार शादी का समर्थन करता है। तो कायदे से आप देखिए, ये पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान को मानता ही नहीं है। संविधान में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इसको ये पर्सनल मानता ही नहीं, ये तो शरीयत थोपना चाहता है। फिर ऐसे एनजीओ को आप क्यों अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे सुनने के लिए? फिलहाल उन्होंने उसको भी बात का रिजेक्ट कर दिया। और बाद में बोला, पर्सनल लॉ बोर्ड को बोला तुम्हें जो कहना है तुम भी जाओ लॉ कमीशन, हमको बोला आपको जो अपना ड्राफ्ट बना के देना है आप लॉ कमीशन को दे दीजिए। और लॉ कमीशन अपना काम कर ही रहा है, सरकार उसको आगे बढ़ रही है। सरकार का काउंटर भी आया हुआ है। सरकार का काउंटर ही आया, कहता है कि हम सिद्धांतिक रूप से इस याचिका का समर्थन करते हैं, हमारी पीआईएल का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन यह काम हमारा है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, सरकार कह रही है ये काम हमारा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता? भाई आप लागू करो, संविधान को लागू करना वास्तव में सरकार का काम है। तो हमने कहा आप लागू करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, हाई कोर्ट के जरिए हो, या सरकार संसद के जरिए हो, वो से मतलब नहीं है। ये अंग्रेजों का 1972 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट और 1937 का शरीयत एक्ट, ये कानून खत्म होना चाहिए। और कानून ले आइए आप, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, इतने सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं, उनको देख के डिजाइन कर लीजिए, ड्राफ्ट कर लीजिए और पेश कर दीजिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए एक भी ग्राउंड है ही नहीं है। अभी वो जो विरोध कर रहे हैं वो हवा में इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई ड्राफ्ट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा ये अभी सामने नहीं आ रहा है। ड्राफ्ट आते ही पहली बात तो मुस्लिम महिलाएं खड़ी हो जाएंगी इसके समर्थन में, क्योंकि सारा का सारा फायदा मुस्लिम महिलाओं को है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, कोई हिंदू जैन बौद्ध सिख पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा है मुस्लिम बेटियों को है, उससे थोड़ा सा कम फायदा क्रिश्चियन बेटियों को है, उससे थोड़ा सा कम फायदा पारसी बेटियों को है। हिंदुओं को तो कोई फायदा ही नहीं है, आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। जो हिंदू कोड बिल है वो अपने आप में कॉमन सिविल कोड है, अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें इक्वल राइट सबको है। विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, माता पिता की देखभाल का अधिकार, बच्चा लेने का अधिकार, बच्चे की परवरिश का अधिकार, गुजारा भत्ता का अधिकार, सब कुछ तो मिला हुआ है। हिंदुओं को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिलना है वो मुस्लिम बेटियों को होगा। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी हुए या तथाकथित सेकुलर दल हुए या कांग्रेसी हुए या आम आदमी पार्टी या जो भी अपने आप को तथाकथित सेकुलर कहते हैं, टोपी पहन के मुसलमानों को टोपी पहनाने वाली पार्टी। एग्जैक्टली इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको लाना बहुत जरूरी है। और मैं आशा करता हूं कि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लोकसभा से पास हो ही जाएगा, राज्यसभा में देखा जाएगा जो भी होना होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना भरोसा है कि हाँ, इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि देश को क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। टेक्निकली अगर इस सत्र के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता है, मतलब शीतकालीन सत्र में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार नहीं लेकर के आती है, तो फिर ये अगली सरकार 2024 के बाद जो सरकार आएगी उसके कंधे पे होगी ये जिम्मेदारी, वो लाए या ना लाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर एक तो आशा रहेगी, लेकिन अगर देश में ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों की सरकार बन गई तो फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट भी चीखते रह जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट जो है वो उस पर धूल मिट्टी जमा हो जाएगा। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकने वाली सरकारें आई और चली गई, लेकिन कभी किसी ने यूसीसी को अपने जुबान में आने तक नहीं दिया। कानून पास करना तो बहुत दूर की कौरी है। तो ये आखिरी मौका है, समय आ गया है कि मोदी सरकार यूसीसी के ऊपर यथाशीघ्र एक्शन ले, कानून को पेश करे और दोनों ही सदनों में जिस तरीके से और भी कानून पास होते हैं इसको भी पास कराए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।